हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर सीरीज। तो हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल के बारे में। और हम लोगों ने अपने डिस्कशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कैसे हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, और जो भी मेन इवेंट्स थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे। तो आज हम लोग अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। So this is the part 5 of your constitutional design chapter series में. So let's start our discussion. तो देखिए, बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो फैमिलियराइज थे विद द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो देखिए, जो भी हमारे यहाँ पर एजुकेटेड इंडियंस थे, मतलब जो उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया में एजुकेटेड इंडियंस थे, तो उनको मतलब वो फैमिलियर थे, उनको नॉलेज थी उस बारे में, बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को अपने सामने देखा था। तो पॉलिटिकल और जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि जो ब्रिटिश टाइम पे हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए थे, लाइक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इस सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल सिस्टम से जो हम लोगों के एजुकेटेड इंडियंस थे, लाइक दादा भाई नौरोजी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोतीलाल नेहरू एंड डब्ल्यू सी वॉचा एंड उसके अलावा लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड बहुत सारे इसके अलावा जो इंडियंस, अदर इंडियंस थे, दे ऑल वर फैमिलियर विद द पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इन इंडिया। तो अब ये जो मतलब इतना टाइम चला गया था थिंकिंग का, सोचते हुए एंड डेलिब्रेट यानी डिस्कशन करते हुए ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट, यानी कि मतलब हम लोगों को देखिए इनफ टाइम मिल गया था, क्योंकि नंबर वन हम लोगों ने उस चीज़ को खुद से देखा था, सामने उस चीज़ को हमने महसूस किया था, फेस किया था, क्योंकि देखिए वो अपने सिस्टम के थ्रू ही हम लोगों को गवर्न करते थे जो ब्रिटिश थे इंडिया में। फिर बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनी थी 1946 में, मैंने आपको बताया था कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसका गठन किया जाता है, और फाइनली 1950 में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है। तो ऑलमोस्ट ये 4 इयर्स का जो टाइम मिल गया था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, एक गोल्डन टाइम था, जिसमें हमने बहुत डिटेल में एक एक जो चैप्टर है, एक एक जो आर्टिकल है, उसे बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेट किया गया। देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो ड्राफ्ट फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने खुद कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट मीन्स आर्टिकल 12 से लेके जो 35 तक, 35 तक के जो मतलब वो आर्टिकल्स हैं, तो ये जो आर्टिकल्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इंडिया। तो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, ये मोस्ट डेलिब्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स कि यही वो पार्ट है जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया था इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, जैसे कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला पार्ट है, जो आर्टिकल 325 326 में जिसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, वोटिंग राइट सबको है। तो ये मतलब एक ऐसा इकलौता, एक वन एंड ओनली आर्टिकल था जिसको मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने मेंबर्स थे, करीब 399 जो मेंबर्स, 300 प्लस मेंबर्स जो थे, उन सब ने अनैनिमसली, दैट मीन्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी अपोजिशन, सब ने उसको एक्सेप्ट किया था कि यस, इंडिया में सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलना चाहिए। देन बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर्ड थे, किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो काफ़ी फीचर्स जो हैं, जो काफ़ी आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो अदर कंट्रीज के जो अच्छे बेस्ट प्रोविजंस थे, वहाँ से उनको हम लोगों ने बोरो किया था। तो इसलिए कभी कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, because it is not just simply the copy and paste. We have taken the different concepts, different provisions from other country, but we have taken after a long discussion, after a long deliberation and after a long thinking, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने as per our own country situation or country circumstances we have adopted
from that country in altered manner. Altered matlab just not a copy paste in the same manner as in the constitution of these countries, but we have adopted from the constitution of those countries in different manner as per the situation, as per the conditions of our own country. Then like the which provisions we have, we were inspired from the other constitutions, like ideals of the French Revolution. So what were the main ideals which we have taken or enumerated in our constitution? These are the mainly three concepts, like the these are the liberty, equality, and fraternity. Just these three ideals we have taken. We have mentioned these three, provisions in our preamble as well. So from where we have taken these provisions, from the French Revolution. So please keep in mind these three ideals, like liberty, equality, and fraternity. Just these three provisions we have taken the from the French Revolution itself. Then the socialist revolution in Russia, etc., and some principles like socialist principle, like we have taken the fundamental duties of the citizens of India from the Russian Revolution. So socialist features of the constitution, like the term socialist has been mentioned in the constitution's preamble itself. So from where we have taken this concept, it's in it concept we have taken it from the रशिया, हम लोगों ने इसको रशिया से बोरो किया है. Then the practice of parliamentary democracy of Britain, obviously, because we already had faced, we have been, we were the evident, we were the we faced this system in India. तो हम लोगों ने जो मतलब ये करीब 1775 to 1947, whatever system we have faced, we have been governed under which system? It was the parliamentary democracy of Britain. Because ब्रिटेन में भी क्या होता था ना, वहाँ पर भी जो कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम था, दैट वाज बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट. ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो ऑर्गन्स हैं. आई मीन दो उसके पार्ट्स है, दो हाउसेज हैं. जो अपर हाउस है, दैट मीन्स जो इंडिया का जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको बोला जाता है वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स. एंड जो लोअर हाउस है जिसको इंडिया में लोकसभा बोलते हैं, उसको ब्रिटेन में बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा है वहाँ की, एंड हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोकसभा ऑफ ब्रिटेन. तो वो सिस्टम वहाँ पर था. वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इलेक्टेड जो होते थे, एंड एक मोनार्की पोस्ट होती थी जो वहाँ पर किंग और क्वीन हुआ करते थे. लेकिन और सेम सिस्टम हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया और अपने यहाँ पर फ्रेम किया. जैसे इंडिया में हम लोगों के यहाँ पर भी टू हाउस, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, इट हैज mainly there are three two houses we know as, and but there are mainly three organs in the Parliament of India. The first one is the Rajya Sabha, which is also known as the Council of States. Then second one is the Lok Sabha, which is also known as the House of People, and third one is the President Office. So President का जो ऑफिस होता है, that is also considered under the Parliament. तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि Parliament consists of या comprises of, so don't mark the option which just says the Lok Sabha and Rajya Sabha only. No, Lok Sabha, Rajya Sabha and President, these three organs comes under the Parliament of India. तो क्यों पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के ऑफिस भी आता है? देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बैठते हैं, ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का ऑफिस इसलिए आता है क्योंकि देखिए भारत में पार्लियामेंट का क्या क्या काम है. व्हाट डज पार्लियामेंट डू? पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है इंडिया में, ठीक है, एक्ट्स बनाती है. इंडिया में एक्ट्स कैसे बनते हैं? पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और आफ्टर द डिस्कशन एंड डिबेट उसको पास कर दिया जाता है, जो भी मतलब जिस तरीके का वो बिल होता है उसकी उतनी मेजोरिटी से. और उसके बाद फाइनली दोनों हाउसेज में पास होने के बाद दैट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. एंड आफ्टर साइनिंग ऑन द बिल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट बिल टेक्स द फॉर्म ऑफ द एक्ट इन इंडिया. उसके बाद वो बिल जाके एक्ट की फॉर्म में काम करता है, एक्ट बन जाता है. उसके बाद फिर उस एक्ट का देखिए, अब हम लोगों को जो मतलब जनरल लोग हैं उनको लगता है कि बस एक्ट बन गया और वो एक्ट वहीं से काम करना शुरू हो गया. ऐसा नहीं है. एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद, सिग्नेचर के बाद, लेकिन उसके बाद उस एक्ट को गैजेट में पब्लिश किया जाता है. देन उसके बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू होता है. अगर वो एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टच करता है तो फिर उसका कौन जुडिशियल रिव्यू करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि यस इट वायलेट्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उस जो एक्ट होता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है और वो एक्ट वहीं पर खत्म हो जाता है, वो एक्ट फिर आगे नहीं काम करता। ऐसा हुआ है इंडिया में। देखिए इंडिया में अभी 2014 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था एनजेएसी एक्ट था, और वो लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2014 में उस एक्ट का नाम था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो वो एक्ट जो था वो जजेस की जो इंडिपेंडेंसी है, जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंसी है, यानी जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको वो टच कर रहा था। तो जजेस को लगा कि यार ये तो हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम है, उसमें उसको वायलेट कर रहा है, उसमें मतलब इंटरफेयर कर रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, इनको करने दो पास ये बिल, जब ये एक्ट बन जाएगा हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। और सेम वही हुआ। जब वो एक्ट प्रेसिडेंट के साइन के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और आज की डेट में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाम का, एनजेएसी नाम का कोई एक्ट इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोगों ने ब्रिटेन से बोरो की थी, क्योंकि हमने वो सिस्टम वहां पर देखा था। भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लाइकवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और जो डी फैक्टो लीडर होते हैं, दैट मीन्स रियल में जो टाइगर होता है वो वही होते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं वो होता है हम मतलब वहां पर मोनार्की में एक नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड के एक हेरिडिटरी पोस्ट होती है जो किंग और क्वीन की होती है। लेकिन इंडिया में हमने क्या किया, उसकी जगह रिपब्लिकन हेड ऑफ इंडिया कर दिया, जिसको हेड ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और ये डी जुरे लीडर होते हैं। डी जुरे का मतलब होता है कि जस्ट सिर्फ नाम के लिए होते हैं, एक नॉमिनल पोस्ट है, बहुत ज्यादा इनका रोल नहीं है, बहुत ज्यादा इनका काम नहीं है, इसलिए टूथलेस टाइगर है ये। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए आपको, ताकि यू पीपल कैन कैच इट इजिली। देन बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएस, बट दे डिडंट सिंपली इनिशिएट दीज प्रिंसिपल्स। और उसके अलावा हम लोगों ने जो बिल ऑफ राइट्स थे, यानी जो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यूएस में उनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। लेकिन ये जो बिल ऑफ राइट्स है, दे डिडंट सिंपली इनिशिएट दीज प्रिंसिपल। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बताया ना, हम लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया। वी हैव आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन अडॉप्टेड दीज प्रोविजंस इन आर ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर क्या होता है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट किया गया, और किसने किया था, असेंबली ने किया था। इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे दैट वर 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, और इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। अच्छा, मे बी आपके एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन आए या नहीं भी आए, बट बीइंग एन इंडियन यू शुड नो। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, इट वाज अ कंप्लीटली या फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, तो यू विल से नेवर। ये फुल्ली इलेक्टेड नहीं थी, इट वाज पार्शियली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी। क्योंकि देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स, जो देखिए इंडिया दो पार्ट्स में उस टाइम बना हुआ था। ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो, आई मीन दो पिक्चर्स थी उसकी। एक तरफ तो प्रिंसली स्टेट्स थे और दूसरी तरफ प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस वो एरिया थे जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी, और प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंसेस रूल करते थे। बट प्रिंसेस को जो हेड करते थे, जो लीड करते थे, जो उनके ऊपर भी गवर्निंग पावर थी, वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ही थे, अंग्रेज ही थे। ठीक है, तो प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे वहां पर। तो वो इलेक्शंस भी जो थे बहुत इनडायरेक्ट थे। हाँ, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब अच्छे ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो वो इलेक्शंस हुए थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां पे जो मेंबर मतलब आए थे सामने, जो मेंबर्स जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, बाद में आए थे, उन्होंने इनिशिएटली दे डिडंट जॉइन इट, उन्होंने अपोज किया था। तो उन्होंने क्या किया बाद में, वो मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे, वो इलेक्ट नहीं थे, दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। यानी प्रोविंसेस से तो इलेक्टेड मेंबर्स थे, बट प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे। जब नॉमिनेटेड थे तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फुल्ली इलेक्टेड थी, बिल्कुल भी नहीं। तो इट वाज अ पार्शियली इलेक्टेड बॉडी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज कीप इन माइंड। देन अब देखिए क्या क्या पॉइंट सामने आते हैं, इन्होंने क्या क्या चीजें बहुत ध्यान में रखी। नंबर 1, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, वोटिंग राइट है, सबको मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम जो हम लोग कहते हैं कि वी शुड गेट द बेसिक फ्रीडम, एटलीस्ट तो हमें बेसिक फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो वो उस पर भी काफी डिस्कशन यहाँ पर हुआ था कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी अराउंड 200 ईयर्स का जो रूल था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, यूरोपियंस का, जिसमें पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच थे, और जो मतलब डचेस थे। तो इन लोगों ने ये इंडिया आए थे रूल करने के लिए। ऊपर उधर से जापान बैठा हुआ था, रेडी था एकदम इंडिया पे गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए।
तो हमें क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी। वी वांट फ्रीडम, वी वांट टू टेक ब्रीथ इन द ओपन एयर। हम लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, अपने अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते, तो वी वांट द फ्रीडम। देन इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। उसके अलावा हम लोगों को और क्या मतलब नीड थी उस टाइम, इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी इक्वलिटी चाहिए। देयर विल बी नो नो अप एंड डाउन इन द सोसाइटी, देयर विल बी नो discrimination between the men and women, and poor and rich, and on the basis of caste, color, and so many other caste, color, religions and language basis। तो इक्वलिटी चाहिए। और जो माइनॉरिटीज है, दैट मीन्स द पीपल हु आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब सबसे बड़ा फोकस किया गया। बिकॉज हमने देखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे 40s 1940s से ही डिमांड उठना शुरू हो गई थी। लाहौर सेशन इन 1940, 1940 का, यस डेफिनेटली इट वाज लाहौर सेशन, जहाँ पर एक पर्सन थे, उन्होंने इसको पूरा डिजाइन किया था पाकिस्तान के डिमांड को, और एक पर्सन ने इसको प्रेजेंट किया था। फाइनली फिर जो रहमत अली थे, उनकी उन्होंने मतलब पाकिस्तान का मतलब नेम फ्रेम किया था उन्होंने, और उसके बाद जाके पाकिस्तान की मतलब डिमांड उठी थी, और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान डोमिनियन को क्रिएट किया गया। Then assembly was dominated by the Indian Nationalist Congress. The assembly was dominated by the Indian Nationalist Congress। तो असेंबली जो थी यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें जो ज्यादातर मेंबर्स थे वो कौन थे, देवर इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। मतलब ज्यादातर लोग जो थे, दे पीपल बिलोंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एट दैट टाइम, एंड इट हैज मेनी नॉन कांग्रेस मेंबर, और बहुत सारे नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इन अर्लियर लेक्चर्स दैट आईएनसी बनी थी 1885 में। ये टोटल 72 मेंबर्स थे, एक जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में मिलते हैं। उस टाइम बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे हुआ करता था, जिसमें गुजरात, जो हम आज गुजरात और महाराष्ट्र देखते हैं ना, ये पूरा पहले एरिया बॉम्बे था। 1960 में जाके बॉम्बे और गुजरात जो थे वो सेपरेट हुए थे। तो गुजरात बना था जो गुजराती स्पीकिंग पीपल है, और बॉम्बे जो था मराठी स्पीकिंग पीपल से बना था, मतलब महाराष्ट्र जो बना था। ठीक है, पहले पूरा का पूरा एरिया बॉम्बे था। तो बॉम्बे में ये लोग मिलते हैं, वहां पर इन्होंने अपनी मीटिंग की और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको आईएनसी बोलते हैं। इनफैक्ट इसमें ब्रिटिशर्स जो थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनका नाम है एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम है, तो उनका नाम अगर कभी आपके सामने आए कि कौन ब्रिटिशर्स थे, एओ ह्यूम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये पार्टी बनाई गई थी, तो यही वो फर्स्ट मतलब पार्टी थी मेन, जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो फ्रीडम फाइटिंग का जो नेशनल मूवमेंट था फॉर फ्रीडम, उसको लीड कर रही थी। तो उसके बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, लाइक दादा भाई नौरोजी थे, डब्ल्यू.सी. वाचा थे, रमेश चंद्र बनर्जी थे, और उसके अलावा लाला लाजपत राय थे, और सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एंड सो मेनी अदर पीपल्स वर देयर हु वर एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट डजंट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर। अब देखिए, इसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला, जो कुछ एक्सपर्ट थे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये सर इट इज ट्रू, वेरी ट्रू, दैट कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनको जो ठीक लगता था उन्होंने सिर्फ वही मतलब उसमें डिस्कस किया है, वही मेंशन किया है। इट इज नॉट लाइक दैट। उन्होंने क्या किया, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। क्योंकि देखिए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे पीपल वर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री एट दैट टाइम। people of the common people of the country had utmost faith in those people, in those freedom fighters, because उन्हें पता था कि ये लोग जो है, जो लीड कर रहे हैं कंट्री के फाइटिंग आई मीन फ्रीडम मूवमेंट में, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, भगत सिंह किसके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, फॉर द सेक ऑफ कंट्री। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, महात्मा गांधी, एंड जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड सो मेनी अदर लीडर्स। ये लोगों ने किसके लिए अपनी जान को मतलब ये लोग किसके लिए अपनी जान को इन्होंने खत्म किया, या किसके लिए अपनी कुर्बानी दी, जिनको हम बहुत शहीद के नाम से जानते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर से देखते हैं। तो क्यों, क्योंकि इन्होंने कंट्री के लिए अपनी बात की थी, कंट्री के लिए इन्होंने सब कुछ किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब इसलिए इनमें जो लोगों का फेथ था, जो बिलीफ था, वो बहुत ज्यादा था। तो इसलिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यू पीपल विल ड्रॉ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और उसमें इन्होंने क्या किया, जो भी इनको लगता था कि ये प्रोविजंस होने चाहिए, सो मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने स्टडी किए थे, और इनको जो लगा कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए,
क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, हर चीज बहुत लंबे डिस्कशन के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस के बारे में क्या है, कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये इसके इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, और इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा इसको। देन आफ्टरवर्ड्स द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। देन जो कंट्री थी उसके बाद इट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज क्रिएट इट्स ऑन सेपरेट असेंबली। पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी असेंबली अलग से तैयार की, और जो पाकिस्तान इंडिया थी उन्होंने अपनी असेंबली अलग से तैयार की। मुस्लिम लीग जो थी, देखिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, बट असेंबली की जब मीटिंग से स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज दे वांट देयर ऑन नेशन नेम्ड पाकिस्तान। देन फिर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसने क्या करा, दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा भारत के, और इसमें टोटल जो थे मतलब 299 मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। देन उसके बाद क्या होता है, अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो हेड थे, चेयर जो उनको उसको कर रहे थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था जिस पर एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और उसके बाद जाके फाइनल जो जो प्रोसेस थे, जो जो आर्टिकल्स थे, उनको प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। देन इट वाज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन। each and every article, each and every part of the constitution has been mentioned after a clause by clause discussion, round by round discussion. Okay, then the assembly adopted the constitution on 26th November 1949 and it came into effect on 26 January 1950. चलिए अब देखिए दो डेट्स दी हुई है, इनफैक्ट जो प्रियम्बल में डेट लिखी हुई है दैट इज 26 नवंबर 1949। तो ये डेट आप बहुत ध्यान रखिएगा, मेरे एक एक वर्ड्स को फोकस करिएगा। प्रियम्बल में जो लास्ट में डेट लिखी हुई है दैट इज 26 नवंबर 1949, बट हमने इसको कब से काम करना शुरू कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, 26 जनवरी 1950 में। व्हाई देयर आर टू डेट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी टू अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर, देन व्हाई वी हैव वेट फॉर द 26 जनवरी। भाई जब 26 नवंबर को ये तैयार हो चुका था तो 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट किया हमने इसको, 26 नवंबर में ही क्यों नहीं किया, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर डेट। क्योंकि इन 1930 की जो 26 जनवरी थी 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कंफ्यूज मत होइएगा, एक लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो हर साल मीटिंग होती थी, हर साल सेशन होते थे। तो उसमें जो 1929 का सेशन था, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उसको हेड जो थे, प्रेसिडेंट जो थे दैट वाज डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम लोगों को अगर आपने मतलब ये क्या बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। देखिए डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, और जिसमें टॉप मतलब जो टॉप अथॉरिटी होंगी वो आप होंगे, लेकिन ओवरऑल मतलब पावर हमारे हाथ में रहेगी, मतलब ओवरऑल पावर आपके हाथ में रहेगी, बट हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी, पहले स्वराज चाहिए फिर डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो और उन्होंने ये क्लियर कट किया कि अगर डोमिनियन स्टेटस हम लोगों को नहीं दिया गया देन वी विल स्टार्ट आफ्टर 2 ईयर्स, फिर 1 ईयर का टाइम किया गया इसको। आफ्टर 1 ईयर यानी 1930 में हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसको सॉल्ट मार्च भी जिसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सॉल्ट मार्च किया गया था इसमें मेनली। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब धमकी मिलती है तो उन्होंने क्या किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग। 26 जनवरी 1930 का जो डेट था उन्होंने इस डेट को डिक्लेयर कर दिया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। हम अगर मान लेंगे कि 26 जनवरी को हमको आज़ादी मिल चुकी है और हम इस दिन को आज़ादी के फॉर्म में, गणतंत्रता के फॉर्म में, रिपब्लिक के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी के फॉर्म में।
तो 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको याद आया उस पर्टिकुलर डेट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं, ये जो 26 नवंबर को तो रेडी हो गया है, तो हम लोग का वो जो 26 जनवरी 1930 का डेट था, उस डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस दिन अडॉप्ट करना चाहिए, इट शुड केम इनटू द पिक्चर ऑन दैट डे। तो इसलिए 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंट किया गया। तो 26 नवंबर में जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स जो थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, जैसे मतलब फंडामेंटल राइट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं लिया गया, मतलब ऐसे कुछ और भी पार्ट्स थे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उनके साथ फुल कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को लाया गया, और 26 नवंबर को कुछ पार्ट्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई थिंक मुझे ये लेक्चर यहीं पर ओवर कर देना चाहिए, इसके बाद के जो फर्दर वीडियोस होंगे यू विल गेट लेटर, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।